जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर। ठीक है, तो उसका नाम है बेटा बैंकिंग। मनी चैप्टर हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे बैंकिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग में बेटा वो है क्रेडिट क्रिएशन। आप सबको पता होगा कि बहुत बार क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को पूछा जाता है। तो देखते हैं बेटा ये क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है और कैसे ये प्रोसेस काम करती है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्रेडिट क्रिएशन की डेफिनेशन से। तो क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है बेटा? क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन एक ऐसी प्रोसेस है बेटा जिसके थ्रू कॉमर्शियल बैंक उनके पास जितना कैश डिपॉजिट होता है उससे कई गुना ज्यादा इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम है बेटा क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी क्रिएशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कॉमर्शियल बैंकों में 10,000 रुपए कैश डिपॉजिट जमा होता है, तो थ्रू क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक क्या कर सकते हैं बेटा? उस 10,000 रुपए कैश से इकोनॉमी में कई गुना ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ा सकते हैं। इसी प्रोसेस को नाम दिया गया है बेटा क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी क्रिएशन। राइट, अब इसके बाद बात करते हैं बेटा कि क्रेडिट क्रिएशंस की प्रोसेस को समझने के लिए हमें किन किन कंपोनेंट्स की नॉलेज का होना जरूरी है। तो सबसे पहले बेटा इसमें एक वर्ड आपको मिलेगा, नाम है प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है बेटा? जब कोई भी डिपॉजिटर जिसका उस कॉमर्शियल बैंक में अकाउंट है कैश डिपॉजिट कराता है कॉमर्शियल बैंक में, इनिशियली डिपॉजिट कराता है कॉमर्शियल बैंक में, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने कॉमर्शियल बैंक में 10,000 रुपए जमा कराए, तो बेटा वो जो 10,000 रुपए है उसी को हम कहेंगे प्राइमरी डिपॉजिट्स। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स की। सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं बेटा? कॉमर्शियल बैंकों को अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर यह पता होता है बेटा कि जितना भी कैश को डिपॉजिटर्स के द्वारा बैंकों में जमा कराया गया है वो सारे का सारा कैश कभी भी इमीडिएटली विड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, फिर भी कॉमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम परसेंटेज अपने पास या फिर सेंट्रल बैंक के पास जमा करते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिजर्व रेशो, यानी जो पैसा उन्होंने रिजर्व करके रखा है उसका रेशो। ठीक है, बट जो सरप्लस मनी है, ठीक है, उसको वो कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं? उसको कॉमर्शियल बैंक उन लोगों को लोन के रूप में दे देते हैं बेटा जिनको उस पैसे की आवश्यकता होती है। और लोन कैसे देता है बेटा? कॉमर्शियल बैंक कभी भी कैश के रूप में किसी को लोन नहीं देते हैं। अगर आपको किसी भी कॉमर्शियल बैंक से लोन लेना है तो आपको अपना अकाउंट उस कॉमर्शियल बैंक में ओपन कराना पड़ेगा, और कॉमर्शियल बैंक जितना भी आपको लोन के रूप में प्रोवाइड करेंगे वो आपके बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में एक क्रेडिट एंट्री करके दिया जाएगा। क्रेडिट एंट्री का मतलब क्या है कि वो आपके अकाउंट में जितना आपने लोन लिया है वो पैसा जमा करा देंगे। ठीक है, तो ये जो डिपॉजिट है बेटा इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट, यानी प्राइमरी डिपॉजिट में जो एक्चुअल कैश डिपॉजिट होता है बैंक में वो आता है, और सेकेंडरी डिपॉजिट में जो बैंकों ने आपको लोन दिया है, ठीक है, वो आता है। और टोटल डिपॉजिट जो बनता है बेटा वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डिपॉजिट को मिलकर बनता है। अब इसमें एक थर्ड कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है रिजर्व रेशो, जिसको कुछ बुक्स में बेटा एलआरआर, कुछ में सीआरआर, कुछ में रिजर्व रेशो के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या होता है बेटा? रिजर्व रेशो या फिर आप कह लीजिए सीआरआर, एलआरआर, ये क्या है? ठीक है, ये कॉमर्शियल बैंकों के पास जो जितना कैश डिपॉजिट है उसका मिनिमम परसेंटेज है जो कॉमर्शियल बैंकों को हमेशा अपने पास रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपीज प्राइमरी डिपॉजिट है, कैश डिपॉजिट हुआ 10,000 रुपीज। ठीक है, तो 10,000 रुपीज जो कैश डिपॉजिट हुआ उसका 10% कॉमर्शियल बैंकों को लीगली अपने पास हमेशा रखना पड़े, तो ये जो 10% है बेटा इसी को हम कहते हैं रिजर्व रेशो। ठीक है, तो रिजर्व रेशो रखने के बाद कॉमर्शियल बैंकों के पास जो सरप्लस मनी बचती है उसी को कॉमर्शियल बैंक आगे लोन देने के रूप में यूज करते हैं, और उसी से इकोनॉमी में वो कई गुना मनी सप्लाई बढ़ाते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है बेटा, तो ये था क्रेडिट क्रिएशंस, और उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम लोग यूज
करते हैं। अब एक एग्जांपल की हेल्प से क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशंस, इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें हमें मानकर चलनी पड़ती हैं, जिनको हम उसकी अजम्पशंस कहते हैं। तो कौन कौन सी अजम्पशंस है बेटा? सबसे पहले सिंगल बैंकिंग सिस्टम, कि पूरी इकोनॉमी में सिंगल बैंकिंग सिस्टम है, एक ही बैंक है जो लोगों को लोन प्रोवाइड करता है और जो लोगों के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा ऑल द ट्रांजैक्शन विल सेटल थ्रू चेक, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितने भी लेन देन होते हैं बेटा, वो सब किसके थ्रू होते हैं बेटा? चेक के थ्रू होते हैं। ठीक है। दूसरा जो माना हमने, वो माना कि भाई प्राइमरी डिपॉजिट जो है दैट इज 1000, दैट इज 1000। इसके अलावा जो रिक्वायर्ड रिजर्व या सीआरआर का रेट है बेटा दैट इज 10%। ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी डिपॉजिट हमारा 1000 है। इसका मतलब है मिस्टर एक्स ने, मान लीजिए, बैंक में 1000 रुपए जमा कराए। ठीक है। तो हमारा जो सीआरआर का रेट है बेटा दैट इज 10%। इसका मतलब है कि इस 1000 में से कॉमर्शियल बैंकों को इसका 10% दैट इज 100 रुपीज हमेशा अपने पास रिजर्व के रूप में रखने पड़ेंगे। यानी वो 100 रुपीज कॉमर्शियल बैंक किसी को लोन नहीं दे सकता। बट जो सरप्लस मनी है दैट इज 900, ठीक है, वो कॉमर्शियल बैंक क्या कर सकते हैं बेटा? किसी को भी लोन के रूप में दे सकते हैं। ठीक है। तो ये कॉमर्शियल बैंक ने लोन के रूप में दे दी। ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में कॉमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करता है, मतलब वो आपके अकाउंट में पैसा जमा कराएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं बेटा, सबसे पहले उस बैंक में आपको अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और वो 900 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए जाएंगे। अब आपने ये लोन किस लिए लिया होगा बेटा? वो लोन लिया जाता है बेटा या तो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए या फिर कंजम्पशन पर्पज के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, वो अगर आपके अकाउंट में डिपॉजिट कराया गया है तो आप उसको अकाउंट में नहीं रखेंगे, आप उसको विड्रॉ करेंगे और उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देंगे या फिर कंज्यूम कर लेंगे। बट यहां पर हमने एक और चीज एज्यूम की है कि ऑल द ट्रांजैक्शन विल बी सेटल्ड थ्रू चेक। तो वही 900 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा थ्रू चेक। और जब वो 900 रुपीज आप चेक के थ्रू पे करोगे तो जिसको भी आपने वो पे किया है वो क्या करेगा? वो 900 रुपीज का चेक दोबारा से बैंक में जमा करा देगा। मतलब यही 900 रुपीज दोबारा से बैंक में आ गया बेटा। ठीक है। अब क्योंकि सीआरआर का रेट 10% है तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? इस 900 का 10% दैट इज 19 रुपीज अपने पास रिजर्व करके रख लेगा और उसके बाद जो 810 रुपीज सरप्लस मनी है वो किसी और को लोन के रूप में दे देगा। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, वो व्यक्ति भी वो 810 रुपए का जो लोन मिला है उसको कहीं ना कहीं खर्च करेगा इन्वेस्टमेंट या फिर कंजम्पशंस के लिए, और वो करेगा किस थ्रू? चेक के थ्रू करेगा बेटा। और जब ये चेक के थ्रू किया जाएगा तो वो चेक दोबारा से बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा और बैंक के पास आ गया बेटा 810 रुपीज। ठीक है। अब बैंक क्या करेगा? रिजर्व रेट कितना है? 10%। तो इसका 81 रुपीज अपने पास रिजर्व के रूप में रखेगा और बाकी जो सरप्लस मनी है दैट इज 729, ठीक है, वो क्या करेगा? किसी और को लोन के रूप में दे देगा। तो यही प्रोसेस बेटा चलती रहेगी जब तक ये 10% रखने के बाद सरप्लस मनी गिर के जीरो ना हो जाए, तब तक कॉमर्शियल बैंक 10% रखने के बाद जो सरप्लस मनी बचेगा उसको लोन के रूप में देता रहेगा और दिस विल बी कंटिन्यू टिल सरप्लस मनी डज नॉट बिकेम जीरो। ठीक है। और यहां पर इस तरीके से अगर यही प्रोसेस चलती रहे तो बेटा यहां पे जो है ये 1000 से 10,000 रुपीज की इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्रिएट कर देगा कॉमर्शियल बैंक, जिसमें से 9,000 होगा बेटा आपका सेकेंडरी डिपॉजिट यानी लोन के रूप में और 1,000 था आपका प्राइमरी डिपॉजिट और 1,000 यहां पर रिजर्व के रूप में कॉमर्शियल बैंक अपने पास रख लेगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना होता है कि जो हमारा टोटल डिपॉजिट होता है बेटा, ठीक है, वो होता है प्राइमरी डिपॉजिट दैट इज 1000, ठीक है, जो इनिशियली डिपॉजिट कराया गया था प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक है।
सेकेंडरी डिपॉजिट मतलब जो लोन के रूप में, तो प्राइमरी डिपॉजिट था 1000, सेकेंडरी डिपॉजिट था 9000, तो दोनों को मिला के बनेगा टोटल डिपॉजिट या टोटल मनी क्रिएशंस। ठीक है, तो दैट विल बी 10,000, दैट विल बी 10,000। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, कॉमर्शियल बैंकों के पास 1000 रुपीज कैश के रूप में आया था, बट थ्रू दिस प्रोसेस कॉमर्शियल बैंकों ने क्या किया, इकोनॉमी में 10,000 रुपीज की मनी सप्लाई बढ़ा दी। इसी प्रोसेस का नाम है बेटा क्रेडिट क्रिएशंस, इसी प्रोसेस का नाम है बेटा क्रेडिट क्रिएशंस। तो जो टोटल डिपॉजिट है बेटा उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/CRR इनटू प्राइमरी डिपॉजिट, इनटू प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट की गई है। ठीक, और क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला अगर आपको देखना होता है तो वो होता है केवल 1/CRR या 1/R। ठीक है बेटा, तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, तो इसको अच्छे से आपको समझ लेना है। क्लियर? अब बात करते हैं बेटा अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि इस चैप्टर से बिलोंग करता है। तो बेटा बैंकिंग चैप्टर का जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। वैसे तो बेटा सेंट्रल बैंक के बहुत सारे फंक्शन हैं, बट उनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। और उसमें जो सबसे पहला फंक्शन है बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बैंक ऑफ इशूइंग करेंसी, या हम लोग कहते हैं बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। ठीक है, हमारे देश में करेंसी इशू करने के अधिकार जो हैं एक तो सेंट्रल बैंक के पास है और दूसरा फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के पास है। बट फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया केवल 1 रुपए के नोट और जितने भी कॉइन्स हैं वो इशू करती है। इसके अलावा जितनी भी करेंसी इंडिया में यूज की जाती है बेटा वो सारी की सारी इशू की जाती है बाय द आरबीआई। ठीक है, और इस फंक्शंस के देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है। पहला, एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ टू इशूइंग न्यू करेंसी। ठीक है, भारत में आरबीआई के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, आरबीआई के अलावा कोई और भारत में नई करेंसी इशू नहीं कर सकता सिवाय 1 रुपए के नोट और कॉइन्स के अलावा। ठीक है, तो पहला फीचर ये है कि बेटा इस फंक्शन का कि आरबीआई हैव द एक्सक्लूसिव राइट्स टू इशूइंग न्यू करेंसी। फिर न्यू करेंसी जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू की जाती है बेटा, इट हैव अनलिमिटेड लीगल टेंडर, इट हैव अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या है बेटा कि हमारे देश में आरबीआई के द्वारा जारी की गई करेंसी को कोई भी व्यक्ति लीगली लेने से मना नहीं कर सकता अनलिमिटेड क्वांटिटी में। ठीक है, वो एक अलग इशू है कि कई बार दुकानदार बोल देते हैं कि बेटा ये का कॉइन नहीं चलेगा या ये वाला कॉइन नहीं चलेगा, बट वो लीगल नहीं है। लीगली यू कैन टेक स्टेप अगेंस्ट देम। ठीक है, आरबीआई के द्वारा इशू की गई करेंसी को कोई भी व्यक्ति अनलिमिटेड क्वांटिटी में लेने से मना नहीं कर सकता, इसलिए इसको कहते हैं बेटा अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक है, तीसरा, इससे क्या बेनिफिट होता है बेटा, जब सेंट्रल बैंक करेंसी इशू करता है तो उसमें चेंज करके सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, और इस पॉलिसी को हम कहते हैं बेटा मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, बिकॉज सेंट्रल बैंक हैव द सोल अथॉरिटी टू इशू न्यू करेंसी बाय मेकिंग चेंज इन मनी सप्लाई। ठीक है, सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल द मनी सप्लाई। ठीक, तो यहां पर ये जो पहला फंक्शन है ये फंक्शन है बेटा बैंक ऑफ इशूइंग करेंसी। तो ये सब इसके बारे में। अब बात करते हैं इसके दूसरे फंक्शन के बारे में। तो बेटा जो सेंट्रल बैंक का सेकेंड फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। इसका मतलब क्या होता है बेटा, सेंट्रल बैंक प्ले द सेम रोल विद कॉमर्शियल बैंक एज कॉमर्शियल बैंक प्ले विद इट्स कस्टमर।
ठीक है, सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों के लिए बिल्कुल वैसे ही काम करता है बेटा जैसे कि कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के लिए काम करते हैं। तो उसके बेस पर हम कहते हैं कि बेटा जो सेंट्रल बैंक है इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक। अगर कॉमर्शियल बैंकों के पास सरप्लस मनी है तो सेंट्रल बैंक उनको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, दूसरा, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू द कॉमर्शियल बैंक इन केस ऑफ इमरजेंसी। जब कॉमर्शियल बैंकों को कहीं से पैसा नहीं मिलता है तो सेंट्रल बैंक उनको लोन देकर उस इमरजेंट सिचुएशन में उनकी हेल्प भी करता है। तीसरा जो फंक्शन है बेटा वो है प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज टू द कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो लास्ट बट मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक वो क्या है बेटा? सुपरवाइजरी रोल्स। सुपरवाइजरी रोल्स क्या होता है बेटा? सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों के लिए एज अ सुपरवाइजर भी काम करता है। देखिए, जब जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी या फिर डिफ्लेशनरी सिचुएशंस होती है तो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए अपनी पॉलिसी में चेंज करता है, स्पेसिफिकली सीआरआर और एसएलआर को लेकर। तो सेंट्रल बैंक सुपरवाइजरी रोल में ये कंफर्म करता है कि जो पॉलिसी, जो चेंजेस सेंट्रल बैंक ने सीआरआर और एसएलआर के रेट में किए हैं कॉमर्शियल बैंक उनको फॉलो करे सो दैट सेंट्रल बैंक कैन अचीव द डिजायर्ड टारगेट। सेंट्रल बैंक कंट्रोल द मनी सप्लाई। ठीक है बेटा, तो ये था सेकंड फंक्शन दैट वाज बैंक ऑफ द कॉमर्शियल बैंक एंड सुपरवाइजरी रूल्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा इसके तीसरी फंक्शन की। तो बेटा जो फंक्शंस हैं, फंक्शन में जो तीसरा फंक्शन है वो भी काफी अच्छा फंक्शन है। नाम है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक हैव टू प्ले द रोल ऑफ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट आल्सो। ठीक है, तो उसके लिए सेंट्रल बैंक जो है एज अ बैंकर भी रोल प्ले करता है, एज अ एडवाइजरी भी रोल प्ले करता है, इसके साथ साथ एज एन एजेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल बैंक रोल प्ले करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एज अ बैंकर के रूप में। एज अ बैंकर के रूप में सेंट्रल बैंक हैव टू मैनेज ऑल द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक ही है जो गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स को मैनेज करता है। अब बात करते हैं दूसरे फंक्शन की। दूसरा फंक्शन है बेटा एज एन एजेंट। एज एन एजेंट के रूप में सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटीज खरीदता भी है और सिक्योरिटीज बेचता भी है, जिसको आपने सुना भी होगा। ठीक है, ये एक टूल्स भी है जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और उसको कहते हैं बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये वाला जो फंक्शन है जो एज एन एजेंट सेंट्रल बैंक प्ले करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, इसी का नाम है बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में पब्लिक को गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेचता है और गवर्नमेंट से पब्लिक से सिक्योरिटीज गवर्नमेंट के बिहाफ पर खरीदता भी है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा थर्ड फंक्शन की। थर्ड फंक्शन है बेटा एज एन एडवाइजरी टू द गवर्नमेंट। एज एन एडवाइजरी टू द गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक जो है बेटा पॉलिसी रेगुलेट करता है, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करता है, बनाता है टू कंट्रोल द मनी मार्केट। ठीक है बेटा, तो जो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का बेटा उसका नाम है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। अब देखिए हिंदी में इसको कहते हैं अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता का मतलब क्या होता है बेटा? इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब कॉमर्शियल बैंकों को कहीं से भी लोन नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल अकोमोडेशन नहीं मिलती है, तो उस केस में कॉमर्शियल बैंक बेटा सेंट्रल बैंक को अप्रोच करते हैं और सेंट्रल बैंक उनको हेल्प करके उस क्राइसिस से बाहर निकालता है। इसलिए इस फंक्शन का नाम रखा गया बेटा लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट मींस व्हेन कॉमर्शियल बैंक डज नॉट गेट फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम एनी सोर्स। इसका मतलब है कि जब कॉमर्शियल बैंकों को किसी भी सोर्स से फाइनेंशियल अकोमोडेशन, फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती है, देन कॉमर्शियल बैंक अप्रोच टू द सेंट्रल बैंक और इन दिस काइंड ऑफ इमरजेंसी सेंट्रल बैंक प्रोवाइड देम लोन ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटी और उन कॉमर्शियल बैंकों को उन क्राइसिस से निकलने में हेल्प करता है। इसीलिए इस फंक्शन का नाम रखा गया बेटा लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट।
ठीक है। अब लैंड ऑफ लास्ट रिजोर्ट के थ्रू सेंट्रल बैंक दो चीजें इंश्योर करता है बेटा। पहला, बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री डज नॉट सफर एनी सेटबैक, कि भाई जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो दूसरा चीज वो इंश्योर करेगा सेंट्रल बैंक इस फंक्शन के द्वारा, वो है बेटा मनी मार्केट रिमेन स्टेबल, कि जो मनी मार्केट है बेटा उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। कॉमर्शियल बैंकों में जो इमरजेंसी की सिचुएशंस आई है उससे हमारी मनी मार्केट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ये दोनों चीजें इंश्योर की जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा बाय लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। ठीक है बेटा, तो ये थे बेटा हमारे सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अब करते हैं बेटा इसका एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब करेंगे हम लोग इस चैप्टर का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जिसका नाम है टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई कंट्रोल। ठीक है, जैसा कि हम लोगों को पता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के जो टूल्स है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। बट इन दोनों में से जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, केवल उन्हीं टूल्स को हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। और उनमें जो सबसे पहला है बेटा उसका नाम है बैंक रेट। उसका नाम है बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होता है बेटा? बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड और लेंड्स क्रेडिट टू द कॉमर्शियल बैंक। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बेटा बैंक रेट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और उसी रेट में चेंज करके सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी सप्लाई या क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो इसलिए जो बैंक रेट है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक रेट जो है वो रेट होता है जिसपे इंस्टेंट रिक्वायरमेंट कॉमर्शियल बैंकों की पूरी की जाती है। ठीक है, तो यहां पर दो कंडीशंस हो सकती है इंस्टेबिलिटी की बेटा, एक होते हैं इन्फ्लेशनरी और एक होती है डिफ्लेशनरी। अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या होती है? इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है मतलब जब कीमतें बढ़ रही है इकोनॉमी में, जब कीमतें बढ़ती हैं तो बेटा उससे इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो उस इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम इस बैंक रेट को यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं बेटा? अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब डिमांड हमारी बहुत ज्यादा है इकोनॉमी में, लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा है। और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा कब होता है बेटा? जब इकोनॉमी है मोर मनी सप्लाई। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस सिचुएशन में? मनी सप्लाई को कम करना है। और मनी सप्लाई को कम करने के लिए बैंक रेट कैसे यूज किया जाता है बेटा? सेंट्रल बैंक जो है बैंक रेट को बढ़ा देता है, यानी राइज इन द बैंक रेट। इसका मतलब है सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को पहले की तुलना में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेगा। और जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को महंगा लोन प्रोवाइड करेगा तो बेटा उससे क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, यानी कि राइज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा यानी सेंट्रल बैंक पहले की तुलना में ज्यादा बढ़े हुए रेट पर लोगों को लोन प्रोवाइड करेंगे, तो उससे जो है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ जाती है बेटा, राइज हो जाती है। क्यों? लोगों को उतनी ही इनकम में से अब पहले की तुलना में ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, जब राइज इन कॉस्ट ऑफ क्रेडिट होगा तो इससे क्या होगा बेटा? फॉल इन द डिमांड फॉर क्रेडिट। तो पब्लिक जो है लोन लेना कम कर देती है, लोन की डिमांड इकोनॉमी में कम हो जाती है, क्रेडिट की डिमांड कम हो जाती है। और जब क्रेडिट की डिमांड कम होगी तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई अपने आप ही कम हो जाएगी, और जब मनी सप्लाई कम होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर अपने आप ही कम हो जाएगी। और इस तरीके से बेटा हम लोग इन्फ्लेशन सिचुएशन पे कंट्रोल पा लेते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं इन केस ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या होगा? डिफ्लेशन का मतलब होता है बेटा मंदी। मंदी में क्या होता है? पीपल हैव लैक ऑफ परचेजिंग पावर। और लैक ऑफ परचेजिंग पावर कब होती है बेटा? व्हेन इकोनॉमी हैव लैक ऑफ मनी सप्लाई। यहां पर मनी सप्लाई कम है तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ानी है। तो इस केस में सेंट्रल बैंक क्या करता है बेटा? बैंक रेट को रिड्यूस कर देता है, बैंक रेट को रिड्यूस कर देगा। मतलब जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पहले सेंट्रल बैंक लोन दे रहा था कॉमर्शियल बैंक को, अब उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो कम कर देता है। जिसका दूसरा मतलब है बेटा
कॉमर्शियल बैंकों को अब सस्ता लोन मिलेगा, ठीक है। और जब कॉमर्शियल बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा तो बेटा वो पब्लिक के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे, और जब पब्लिक को सस्ता मिलेगा, ठीक है, तो उनसे उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है, यानी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट रिड्यूस हो जाएगी। और जब कॉस्ट ऑफ क्रेडिट रिड्यूस होगी, सस्ता लोन मिलने लगेगा, तो पब्लिक जो है ज्यादा लोन की डिमांड करना शुरू कर देती है, क्रेडिट की डिमांड बढ़ जाती है। और जब क्रेडिट की डिमांड बढ़ती है तो उससे बेटा इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इकोनॉमी में परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो इकोनॉमी में जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो धीरे धीरे कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। दिस इज हाउ वी कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। डिक्रीज इन बैंक रेट, और जब डिक्रीज इन बैंक रेट हुआ तो बेटा डिक्रीज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जब डिक्रीज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ तो बेटा डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, यानी लोन सस्ता हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन सस्ती हो गई। फिर राइज इन द डिमांड फॉर क्रेडिट, और इसकी वजह से, ठीक है, लोन की डिमांड इकोनॉमी में बढ़ जाती है, और जब लोन की डिमांड बढ़ेगी तो राइज इन मनी सप्लाई, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो धीरे धीरे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है, मंदी की सिचुएशन है बेटा, वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है बेटा। दिस इज हाउ सेंट्रल बैंक यूज बैंक रेट टू कंट्रोल मनी सप्लाई। अब बात करते हैं बेटा अपने अगले इंस्ट्रूमेंट की। मॉनेटरी पॉलिसी का जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है बेटा? ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इन ओपन मार्केट, यानी कि सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में बेचता है और ओपन मार्केट में खरीदता भी है, और इसी को नाम दिया गया है बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। जब सेंट्रल बैंक को इकोनॉमी में मनी सप्लाई रिलीज करनी हो, मनी सप्लाई बढ़ानी हो, तो वो क्या करता है? ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज पर परचेज कर लेता है, और जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम करना हो, ठीक है, तो वो क्या करता है? अपनी सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में बेच देता है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब देखिए कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब व्हेन पीपल हैव मोर परचेजिंग पावर, तो उस केस में क्या करेगा बेटा? सेंट्रल बैंक सेल कर देगा अपनी सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा? इट विल शो द लिक्विडिटी, जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। पब्लिक कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा जो है सेंट्रल बैंक की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा? कैश रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स आर फुल, कॉमर्शियल बैंकों के पास जो कैश रिजर्व था वो सब सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया गया, तो उसकी वजह से उनका कैश रिजर्व कम हो जाएगा। और कैश रिजर्व कम होने का डायरेक्ट मतलब होता है कि बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, और जब क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होगी तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई अपने आप ही कम हो जाएगी, और उस केस में जब मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल्ड हो जाएगी। क्लियर है बेटा? ये था इन्फ्लेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, यानी हम लोग अपनी सिक्योरिटीज को, सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल करता है। अब बात करते हैं डिफ्लेशन की सिचुएशन में। डिफ्लेशन की सिचुएशन का मतलब होता है बेटा इकोनॉमी हैव लैक ऑफ मनी सप्लाई, लैक ऑफ परचेजिंग पावर, पीपल हैव लैक ऑफ परचेजिंग पावर, तभी डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है बेटा। तो उस केस में सेंट्रल बैंक क्या करता है? ओपन मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज वापस परचेज कर लेता है, जिससे कि सेंट्रल बैंक का जो पैसा है वो इकोनॉमी में रिलीज हो जाता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, और उसकी वजह से कॉमर्शियल बैंकों का जो कैश रिजर्व है वो भी बढ़ जाता है। और जब कॉमर्शियल बैंकों का कैश रिजर्व बढ़ेगा बेटा तो उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और जब क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ेगी इकोनॉमी में तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और जब मनी सप्लाई बढ़ेगी इकोनॉमी में तो पीपल हैव नाउ मोर परचेजिंग पावर, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है बेटा वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। दिस इज हाउ ओपन मार्केट ऑपरेशन वर्क्स, ठीक है बेटा। तो ये था आपका सेकंड इंस्ट्रूमेंट मॉनेटरी पॉलिसीज का, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड इंस्ट्रूमेंट की। तो बेटा जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है रेपो रेट, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी।
ठीक है। रेपो रेट क्या होता है बेटा? रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को लोन या फिर क्रेडिट प्रोवाइड करता है, बट फॉर द शॉर्ट रन। ठीक है, यानी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट रन इज नोन एज रेपो रेट। और इसी रेपो रेट को बेटा हम रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी की सिचुएशंस होती है तो सेंट्रल बैंक जो है बेटा रेपो रेट में चेंज करके उस कंडीशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो एक बार देखते हैं कैसे सेंट्रल बैंक रेपो रेट को यूज करेगा टू कंट्रोल मनी सप्लाई। देखिए, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक क्या करता है बेटा? सेंट्रल बैंक जो है रेपो रेट को बढ़ा देता है। और जब सेंट्रल बैंक रेपो रेट को बढ़ाएगा तो इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक पहले की तुलना में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कॉमर्शियल बैंकों को लोन देगा। और जब कॉमर्शियल बैंकों को बेटा लोन महंगा मिलता है तो वो क्या करते हैं, वो जिस रेट पर पब्लिक को पहले लोन प्रोवाइड कर रहे थे वो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं, जिसको हम कहते हैं बेटा राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी सबसे पहले क्या किया, सेंट्रल बैंक ने राइज इन रेपो रेट किया और उसकी वजह से राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी लोन लेने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। और जब लोन महंगा हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है बेटा, तो लोन की डिमांड, ठीक है, क्रेडिट की डिमांड इकोनॉमी में कम हो जाती है, जिसको बोला गया फॉल इन द डिमांड फॉर क्रेडिट और लोन। ठीक है, और जब लोन की डिमांड इकोनॉमी में कम होगी तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। और मनी सप्लाई कम होने का मतलब है लैक ऑफ परचेजिंग पावर। और जब लैक ऑफ परचेजिंग पावर होगी बेटा, जो इन्फ्लेशन की सिचुएशंस है वो धीरे 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 कंट्रोल होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में जो सेंट्रल बैंक है वो रेपो रेट को बढ़ाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं डियर क्रेडिट पॉलिसी, महंगी साख नीति, यानी महंगा कर दिया बेटा लोन को। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी सिचुएशंस होती है बेटा ड्यूरिंग डिफ्लेशंस। डिफ्लेशन मतलब व्हेन पीपल हैव लैक ऑफ परचेजिंग पावर, लोगों के पास पैसा नहीं है इसलिए इकोनॉमी में जो है एग्रीगेट डिमांड कम है, मंदी की स्थिति है। तो इन दिस सिचुएशन सेंट्रल बैंक ट्राई टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। कैसे रेपो रेट में चेंज करके मनी सप्लाई बढ़ाएगा, तो देख लेते हैं बेटा। ड्यूरिंग डिफ्लेशंस सेंट्रल बैंक विल फॉल द रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट को कम कर देगा। एंड व्हेन द रेपो रेट विल फॉल्स, ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंकों को सस्ता मिलेगा लोन बेटा, तो कॉमर्शियल बैंक भी पब्लिक के लिए लोन सस्ता कर देंगे। और जब सस्ता होगा तो इसको बोलते हैं बेटा फॉल इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी लोन लेने की जो कॉस्ट थी वो कम हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, डिमांड फॉर लोन, उसमें नेगेटिव रिलेशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो डिमांड फॉर लोन कम हो जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो डिमांड फॉर लोन बढ़ जाता है। तो फॉलिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद क्या होगा, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा, सस्ते रेट पे आपको लोन मिलेगा, तो आपकी डिमांड फॉर लोन, डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ जाएगी बेटा। और जब डिमांड फॉर लोन, डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ेगी तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इकोनॉमी में बेटा परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, और इससे धीरे धीरे जो डिफ्लेशन की सिचुएशंस है वो कंट्रोल हो जाएगी। समझ में आया? दिस इज हाउ रेपो रेट control the situation of inflation and deflation and how central bank use repo rate। ठीक है बेटा, अब करते हैं अपना नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, नाम है रिवर्स रेपो रेट। तो बेटा अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की, नाम है रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है बेटा? इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट सरप्लस डिपॉजिट फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक। अब देखिए बच्चे यहां पर गलती क्या करते हैं, बच्चे लिख देते हैं कि बेटा कॉमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन दे ही नहीं सकता बेटा, सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक केवल कॉमर्शियल बैंकों का वो पैसा जो लोन के रूप में नहीं दिया गया है, उस सरप्लस डिपॉजिट को सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट करता है, अपने पास जमा कर लेता है, और उसी पैसे को वो दूसरे बैंकों को लोन के रूप में दे देता है जिनके पास पैसे की कमी है।
ठीक है। तो उस पैसे को यूज करने के बदले सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को एक इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है और उस इंटरेस्ट का नाम है बेटा रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बेटा 0.5% का डिफरेंस होता है। ठीक है, रेपो रेट 0.5% हमेशा ज्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या है बेटा? रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ एन इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू द कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, और सेंट्रल बैंक इसमें चेंज करके भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशंस को कंट्रोल करता है। अब देखिए इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या होगा? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक क्या करता है बेटा? राइज कर देता है रिवर्स रेपो रेट को। रिवर्स रेपो रेट को राइज करने से क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक बजाय पब्लिक को लोन देने के अपना सरप्लस मनी सेंट्रल बैंक के पास जमा करा देता है, जिससे कॉमर्शियल बैंकों की जो क्रेडिट है, ये रिजर्व है बेटा, रिजर्व कम हो जाता है और उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाती है। और जब इकोनॉमी में कॉमर्शियल बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होगी बेटा, तो इकोनॉमी में लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, और जब लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और जब मनी सप्लाई कम होगी तो इकोनॉमी में लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी बेटा, और जब परचेजिंग पावर कम होगी तो अपने आप ही धीरे धीरे जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस है वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा है राइज इन रिवर्स रेपो रेट, कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर सरप्लस विद सेंट्रल बैंक। ठीक है, बजाय पब्लिक को देने के सेंट्रल बैंक के पास पैसा जमा कराएंगे। फिर फॉल इन रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंकों के पास जो रिजर्व था उसमें कमी आ जाएगी, और जब उसमें कमी आएगी तो फॉल इन मनी सप्लाई, फिर मनी सप्लाई में भी कमी आ जाएगी, और ऑब्वियस सी बात है जब मनी सप्लाई में कमी आएगी तो इकोनॉमी में लोगों के पास परचेजिंग पावर में भी कमी आएगी, और उससे इन्फ्लेशन सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं ड्यूरिंग डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब लैक ऑफ परचेजिंग पावर, पीपल डोंट हैव मनी। ठीक है, तो उस केस में क्या करता है सेंट्रल बैंक जो है रिवर्स रेपो रेट में फोर्स कर देता है, उसको कम कर देता है, और जब सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट को कम करेगा तो कॉमर्शियल बैंक बजाय सेंट्रल बैंक के पास अपना सरप्लस मनी जमा कराने के, डिपॉजिट कराने के, लोगों को ज्यादा लोन देना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है सेंट्रल बैंक के पास अपने सरप्लस को जमा कराने के लिए। तो उससे क्या होता है, जब कॉमर्शियल बैंकों के पास रिजर्व बढ़ेगा तो दे विल प्रोवाइड मोर क्रेडिट, मोर लोन टू द पब्लिक, और जब वो मोर क्रेडिट, मोर लोन प्रोवाइड करेंगे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी, और इकोनॉमी में जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो पीपल हैव नाउ मोर परचेजिंग पावर, और उसकी वजह से धीरे धीरे जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है बेटा वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, दिस इज हाउ रिवर्स रेपो रेट वर्क्स। ठीक है, दिस इज हाउ सेंट्रल बैंक यूज रिवर्स रेपो रेट टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है बेटा, तो ये था आपका रिवर्स रेपो रेट। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की। बेटा अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट और मेरी इस क्लास के लास्ट इंस्ट्रूमेंट की, जिसका नाम है बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? देखिए बेटा, जब भी किसी व्यक्ति को किसी कॉमर्शियल बैंक से लोन लेना होता है तो कॉमर्शियल बैंक उससे एक सिक्योरिटी मांगता है। ठीक है, तो वो जितने की सिक्योरिटीज देता है कॉमर्शियल बैंक हमेशा उससे कम अमाउंट का लोन उसको प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी दी कॉमर्शियल बैंक को, तो कॉमर्शियल बैंक मुझे उस पे देता है 60,000 रुपीज का लोन। तो ये जो डिफरेंस है बेटा ₹40,000 का, इसको आप डिस्काउंट रेट कह लीजिए या फिर डिफरेंस कह लीजिए बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक। इसी को हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसी को हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में जो 40,000 रुपए बेटा वो मार्जिन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन, यानी जो हमने लोन के लिए सिक्योरिटी दी उसकी करंट वैल्यू क्या है एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड बाय कॉमर्शियल बैंक, और उसके बेस पे कॉमर्शियल बैंक ने कितना लोन दिया है उसका जो डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट।
और सेंट्रल बैंक इस मार्जिन रिक्वायरमेंट के रेट को भी यूज करता है बेटा टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में क्या होता है, सेंट्रल बैंक इस मार्जिन रिक्वायरमेंट की रेट को बढ़ा देता है। जैसे पहले सेंट्रल बैंक ने अलाउ किया था कि भाई 1 लाख की सिक्योरिटी पे आपको 60% लोन प्रोवाइड करना है, तो वो क्या कहेगा, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का रेट था 40,000 यानी 40%। अब वो क्या करता है, इसको बढ़ाकर 50% कर देता है मार्जिन रिक्वायरमेंट के रेट को। तो इसका मतलब है कि अब अगर आप 1 लाख की सिक्योरिटी रखोगे तो आप कॉमर्शियल बैंक आपको 50,000 रुपए का लोन प्रोवाइड करेगा, यानी कम पैसा मिलेगा, और कम पैसा मिलेगा तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी, और मनी सप्लाई कम होगी तो पीपल हैव लैक ऑफ परचेजिंग पावर एज कंपेयर प्रीवियसली टाइम। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, राइज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, फॉल इन द डिमांड फॉर क्रेडिट। ठीक है, राइज हुआ तो हमारी डिमांड फॉर क्रेडिट कम हो जाएगी, फॉल इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। ठीक है, बात करें डिफ्लेशनरी सिचुएशन की, तो डिफ्लेशनरी सिचुएशन में क्या होता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होती है, पीपल हैव लैक ऑफ परचेजिंग पावर। तो सेंट्रल बैंक का एम होता है कि भाई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए, तो वो यहाँ पर क्या करता है बेटा, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट की रेट को कम कर देता है, उसको फॉल कर देता है। यानी जहां पर आप पहले 40% मार्जिन रिक्वायरमेंट का रेट रखा हुआ था उसको कम कर देगा 30%। यानी जहां पर पहले 1 लाख की सिक्योरिटी पे आपको 60,000 रुपए का लोन मिल रहा था, अब कॉमर्शियल बैंक आपको 1 लाख की सिक्योरिटी पे 70,000 का लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी, और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो पीपल हैव मोर परचेजिंग पावर, और उसकी वजह से धीरे धीरे जो डिफ्लेशनरी सिचुएशन है बेटा वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, यहां पर लिखा देखिए, फॉल इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट, राइज इन द डिमांड फॉर क्रेडिट। जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट का रेट कम होगा, डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से राइज इन द सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई बढ़ेगी इकोनॉमी में, और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो बेटा परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और डिफ्लेशनरी सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है बेटा, वैसे तो इसमें और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, बट मेरे अकॉर्डिंगली जो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट थे हमने केवल वही इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन किए हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, किसी और इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना है कि कैसे सेंट्रल बैंक उसको यूज करता है, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।